देखिए एग्जाम में सवाल आया था कि एक्सोथर्मिक, अब किसकी बात हो रही है? एक्सोथर्मिक की। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन डबल करना है तो टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे। तो याद रखो एक्सोथर्मिक में कहानी उल्टी होती है। एक्सोथर्मिक में 10 डिग्री डिक्रीज़ करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। मज़ीद 10 डिक्रीज़ करोगे मज़ीद डबल हो जाएगा, मज़ीद 10 डिक्रीज़ करोगे मज़ीद डबल हो जाएगा। यानी एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें 10 डिग्री कम करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। इस सवाल एक पर एनईटी के टेस्ट में इतना दिया था कि 90 डिग्री अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसमें? एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम पड़ेगा? तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है, देखो 2 की पावर T/10। टी से मुराद ऑफ कोर्स टेम्परेचर। इस वक्त टी कितना है? 90। 90 को 10 से डिवाइड करो 9, 2 की पावर 9, 512। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ जाएगा? 512 टाइम। 512 टाइम। जो रिएक्शन दिया है 2NO2 से 2NO प्लस O2 बन रहा है और कह रहे हैं रेट एक्सप्रेशन निकालना है। सो वेल, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो ये मुफ्त का एक नंबर होता है, पेपर में बहुत आ चुके हैं सवाल ऐसे। तो बस हम करेंगे, रेट लिखेंगे इक्वल टू के लिखेंगे और जो भी रिएक्टेंट, बात किसकी हो रही है? सिर्फ रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट नहीं आती। रेट एक्सप्रेशन में हमेशा रिएक्टेंट आते हैं। क्या दिया हुआ है? NO2 और इसके कितने मोल्स हैं? 2। तो इसको पावर में लिखते हैं। अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। रेट का मतलब क्या होता है? dx/dt इक्वल टू के NO2 का स्क्वायर। तो एक बार ऑप्शन ए ये दिया था, बी ये दिया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। इसी तरह देखो एग्जाम में एक बार ये आया था CH2 प्लस H2 CH3, और क्या लिखना था? रेट एक्सप्रेशन। कैसे लिखेंगे भाई? रेट लिख दो या dx/dt, ये तो आप देख लो कि ऑप्शन में किस तरह दिया हुआ है। दोनों तरीके सही है, इक्वल टू के। अब देखो यहाँ हम रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ज़ाहिर है ब्रैकेट फिर H2। क्या CH2 और H2 पे कोई मोल्स हैं? नहीं है, तो मेरे भाई ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ देखो ये भी पेपर में आया हुआ है, रेट या dx/dt, जैसे कि इसमें dx/dt करके लिखा था, इक्वल टू के। हाँ जी H2। क्या H2 पे कोई मोल्स हैं? नहीं जी। फिर आगे O2 है। सिर्फ रिएक्टेंट लिखेंगे, हाँ प्रोडक्ट कभी नहीं लिखते, सिर्फ रिएक्टेंट। और O2 पे कितने मोल्स हैं? हाफ। तो ये मोल्स हमेशा कहाँ जाएंगे? पावर में आ जाएंगे। मोल्स हमेशा कहाँ जाएंगे? पावर में आ जाएंगे। ये चीज़ कहलाती है रेट एक्सप्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2H2 प्लस O2 प्लाटिनियम से बन रहा है 2H2, यानी कि वाटर। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में एक बढ़िया बात है कि dx/dt बराबर हो जाएगा के, तो देखो आएगा, रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं। बाज़ वक्त सिर्फ इतना आसान सवाल आता है कि इक्वेशन देके कहते हैं रेट एक्सप्रेशन लिखना। रेट एक्सप्रेशन का मतलब है dx/dt इक्वल टू के, आगे क्या लिखना है? ये वाली चीज़ अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोल्स। H2 ब्रैकेट में लिख दिया भाई, कितने मोल्स हैं? 2 हैं, पावर में आ गए। O2 ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो न्यूमेरिकल आया था कुछ ऐसे आया था कि भाई H2 और O2 का जब एक एक मोल था तो कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन 5 है। कितना है? 5। और अगर जब H2 के 2 मोल्स कर दो और ऑक्सीजन का एक ही रखो तब कितना होगा? और हाइड्रोजन का एक ही रखो, ऑक्सीजन के डबल कर दो तो कितना होगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक चीज़ देखो इन इक्वेशंस को। क्या H2 पे कोई पावर है? 2 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2, 5 को मल्टीप्लाई करना 2 के स्क्वायर से। 2 का स्क्वायर अगर होता कितना है? 4। 5 4 सा 20। यहाँ देखो, क्या O2 पे कोई पावर है? नहीं। तो 5 2 सा कितना हो जाएगा? 10। और यही हमारा ओके मेरे प्यारे बच्चों। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हम ट्रिपल करते, इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, और ऑक्सीजन की बनी रखते तो क्या होता? वेल हाइड्रोजन पे स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 9 ज़ा 45। और यहाँ देखो 1 है, ऑक्सीजन 3 है। जी हाँ, बिल्कुल मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। 5 3 ज़ा 50 एंड दिस इज योर आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, जल्दी नोट। ओके बच्चों, बड़ी अहम बात, हाइड्रोजन की एक कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की एक, और रेट ऑफ रिएक्शन 4 है अभी।
देखो अब ये डिपेंड करता है ना उन्होंने दिया हुआ क्या, पिछले साल में 5 दिया हुआ था, अब 4 दिया हुआ है। अच्छा ये सब चीज़ उन्होंने, देखो बताता हूँ, ये सब कुछ उन्होंने दिया हुआ होगा, हमें ये निकालना होगा बस। अब हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन 3 टाइम्स हो रही है और पावर उस पर कितनी है, 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 9 जा 36 हो जाएगा। ऑक्सीजन की 3 टाइम हो रही है लेकिन ऑक्सीजन पे कोई पावर नहीं है, तो 4 3 जा 10। जो यहाँ देखो ए 1.3 है, बी 2.2 है, रेट जो है ये 0.04 है। तो आपसे इसमें ये पूछ रहे हैं कि अगर बी 2.2 ही रहे और ए 2.6 हो जाए तो ऑर्डर क्या होगा एम और एन की, या अगर ए 1.3 रहे और बी 4.4 हो जाए। आइए देखते हैं। इसके लिए ट्रिक मेरी क्या होती है कि भाई ये जो इनिशियल रेट है ना, इससे बाद वाले रेट को डिवाइड करो। 0.08 यानी समझो 8, 0.04 समझो 4, 8 को 4 से डिवाइड करो तो आता है 2। अच्छा जी, रेट डबल हुआ, बी की वैल्यू क्या हो रही है, ये भी डबल हो रही है। 2.2 से 4.4 होने का मतलब क्या है, डबल हो रही है। यार ये तो बड़े काम की बात पता चल गई कि वैल्यू डबल होने से ये भी डबल हो गई। चलें जी, यहाँ देखते हैं। अब बी 2.2 रहा है, ए डबल हो रहा है, तो 16/4 4 टाइम्स, ये तो 4 टाइम्स बढ़ रहा है, जबकि देखो 1.3 से 2.6 का अलावा ए भी डबल हो रहा है। डबल पे रिलेशन कितनी हो रही है, 4 टाइम्स, यानी 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो रिलेशन है ए की वो स्क्वायर के हिसाब से, यानी एम आ जाएगा 2, एन आ जाएगा 1। अरे बड़ी सिंपल सी ट्रिक होती है भाई कि ये जो भी चीज़ है, अब यहाँ जैसे कि बी डबल हुआ, बी डबल होने पे डबल ही हो रहा है, लेकिन ए डबल होने पे डबल नहीं बल्कि डबल का स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब है ए के होंगे 2 मोल्स, एम की वैल्यू 2, एन की 1। ओवरऑल ऑर्डर 2 + 1 3 ऑर्डर होगा, जिसमें M2 N1। हेम MCQs है, पास पेपर की। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट collectively is unity, when concentration each of reactant is unity। एक में था बोथ एंड, एक में था नन ऑफ दिस। तो देखो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या, देखो ए और बी मिलते हैं और बनाते हैं प्रोडक्ट। ए और बी तो कंसंट्रेशन मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो जी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है उसका फार्मूला होता है K = AB। AB से मुराद जो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, ब्रैकेट में लिखते हैं। K कहलाता है रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट K की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर K की वैल्यू 1 हो, क्या हो 1, तो फिर इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। K की वैल्यू जब 1 हो तो ये क्या कहलाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो मेरे भाई K की वैल्यू 1 स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यहाँ ये पूछ रहे हैं जब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो जाए, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और K आपस में इक्वल हो जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए और बी की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो, 1 की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब है 1। जो देखो मॉलिक्यूलरिटी, अगर मुझे कोई बोले कि भाई सुक्रोज और वाटर मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं, तो भी मैं देखूंगा रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलरिटी 2 है। लेकिन क्या ऑर्डर 2 है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ देखो 0 तो नहीं होगा क्योंकि अल्ट्रावायलेट नहीं है, H नहीं लिखा। अब 1 है या 2 है ये कैसे पता चलता है, ये एक्सपेरिमेंट से, हमें नहीं करना। उन्होंने हमें एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया होगा, उस डाटा को देख के हमें पता चल जाएगा कि 1 ऑर्डर है 2 ऑर्डर है। वो कैसे, वो तरकीब बताता हूँ तुम्हें। देखो कुछ ऐसा डाटा है कि सुक्रोज और वाटर की जब कंसंट्रेशन 1 थी, रिएक्शन 5 था, लेकिन जैसे ही सुक्रोज की कंसंट्रेशन डबल हो गई, 5 2 10, ठीक है, तो रिएक्शन भी डबल हो गया। देखो ना, ये डबल होते ही वाटर की हमने 1 ही रखी, डबल हो गया। इसका मतलब है सुक्रोज पे तो डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन सुक्रोज पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो कंसंट्रेशन वेरिएबल जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो सुक्रोज पे तो कर रहा है, आइए देखते हैं वाटर पे कर रहे हैं नहीं। देखो जो वाटर 1 था तब भी 5 थी, वाटर 2 हुआ तब भी 5 है, वाटर 3 हुआ तब भी 5 है। अरे ये क्या, वाटर को हम जितना बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन में कोई तब्दीली नहीं आ रही। इसका मतलब है वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा, खाली सुक्रोज पे कर रहा है। तो इसका मतलब है ऑर्डर तो इसका हो गया 1। अब दिलचस्प बात यह है, देखो
यहाँ ऑर्डर भी बनता, मॉलिक्युलरिटी भी बनती, इसको हम सिंपल नाम देते हैं फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर ऐसा रिएक्शन हो जिसका ऑर्डर 1 हो लेकिन मॉलिक्युलरिटी 1 से ज़्यादा हो, तो इसको फिर हम नाम देते हैं सोडो फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा फर्स्ट ऑर्डर बच्चों? सोडो फर्स्ट ऑर्डर। बच्चों देखो, एक्सोथर्मिक डेल एच नेगेटिव से जाहिर करते हैं, इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और हीट बनती है। और इसमें मामला कुछ चेंज होता है, हर 10 डिग्री कम करने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। यानी 10 डिग्री कम किया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल, मजीद 10 कम किया 4 टाइम्स, मजीद 10 कम किया 4 2 8 टाइम्स। यानी 10 डिग्री कम करने पे क्या होगा, डबल होगा। और अगर हम बढ़ाते हैं 10 डिग्री तो बजाय बढ़ने के क्या होगा, कम होगा। 10 डिग्री बढ़ाया हाफ हो गया, 20 डिग्री बढ़ाया 1/4 हो गया, 30 डिग्री बढ़ाया 1/8 हो गया, 40 डिग्री बढ़ाया 1/16। ओके बच्चों, देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एंडोथर्मिक। आखिरकार एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते ही रहते हैं। डेल एच पॉजिटिव से जाहिर करते हैं। रिएक्टेंट में जब हम हीट मिलाएं तो बनती है प्रोडक्ट। अब देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक रूल याद रखो, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। यानी हमने 10 डिग्री बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। चलें फर्स्ट करें, मैं 10 में मजीद 10 का इजाफा कर देता हूँ, मैं यानी ओवरऑल कितना बढ़ा देता हूँ 20, तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 2 2 4 टाइम बढ़ जाएगा। अब 20 में मजीद 10 प्लस कर दो यानी कि 30, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, 4 2 8 टाइम्स। यानी 30 डिग्री बढ़ाया तो 8 टाइम बढ़ेगा। अब 30 + 10 40 बढ़ाया तो 8 2 16 टाइम बढ़ेगा। अब इस जब में सवाल आया था कि 90 बढ़ाएंगे तो कितना टाइम बढ़ेगा। वेल, बड़ी सिंपल सी मैजिकल ट्रिक है मेरी, 2 की पावर T/10 यानी 2 की पावर 90/10 यानी कि 2 की पावर 9, ये होता है 512। यानी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा 512 टाइम। अच्छा देखो, बायो वाले के पास ध्यान में रखो कि आपको 2 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए, ई गेट वालों को तो 2 की पावर 14 तक याद होनी चाहिए वैसे असूल। ठीक है जी, तो यहाँ तक बात हो गई हमारी। अब ये तो हमने कहा कि 10 डिग्री बढ़ाने पे टेम्परेचर एंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। लेकिन फर्स्ट करो, अगर मैं 10 डिग्री कम कर दूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? नहीं जी, कम हो जाएगा। मज़ीद 10 कम किया, ठीक है, यानी -20 कर दिया तो 1/4, -30 कर दिया तो 1/8। ये सारी बात अभी फ़िलहाल किसकी हो रही है, एंडोथर्मिक की। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कम करने पे डिक्रीज होगा। ओके जी, फिर एक और बड़ा है फैक्टर है टेम्परेचर। देखो, 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। डेल एच पॉजिटिव होता है, रिएक्टेंट में जब आप हीट मिलाते हो तो प्रोडक्ट बनती है। एक्सोथर्मिक में उल्टा होता है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकलती है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ी अहम बात याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। अब कितना इंक्रीज होता है, तो देखो, हर 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। यानी मैं अगर 10 डिग्री बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन डबल हो जाएगा। चलो 10 और 10 मज़ीद बढ़ाऊंगा यानी 20, तो रिएक्शन क्या होगा, 2 2 4 टाइम बढ़ जाएगा। 30 बढ़ाऊंगा तो 4 2 8 टाइम। 40 बढ़ाऊंगा तो भाई 8 2 16, सीधी सादी बात है। तो अगर मैं 100 बढ़ाऊंगा तो कितना होगा, तो देखो सीधी सादी बात है, फार्मूला ध्यान में रखो मेरा, 2 की पावर T/10। और मैं 100 टाइम बढ़ाऊंगा तो 2 की पावर 100/10 यानी 2 की पावर 10 जो कि होता है 1024। अब बायो वालों को 2 की पावर 10 तक याद होनी चाहिए। कहाँ तक याद होनी चाहिए, 2 की पावर 10 तक। और ई कैट वालों को 2 की पावर 14 तक। ठीक है, तो वो टेंशन नहीं लो, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं याद भी हो जाती है। 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। फर्ज करो कल कल को कहते हैं 70 डिग्री बढ़ाया, हम क्या करते हैं, 2 की पावर 70/10 यानी 2 की पावर 7 जो कि होता है 128। ठीक है बच्चों, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब बच्चों बड़ी हिम्मत, एंडोथर्मिक में तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बढ़ रहा है, पर एक्सो में क्या होता है, एक्सो में अगर बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप कम करोगे तो बढ़ेगा। यानी उल्टी कहानी होगी, वहाँ 10 डिग्री बढ़ाने पे डबल हो रहा था, यहाँ 10 डिग्री कम करने पे
डबल होता जाएगा। 10 डिग्री कम किए डबल, मज़ीद 10 डिग्री कम किए डबल, मज़ीद 10 डिग्री किए तो डबल। ये किस में होगा बच्चों? एक्सोथर्मिक में। बहुत इंपॉर्टेंट। इफ इन अ रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्शन एक्ट एज कैटलिस्ट देन सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑटो कैटलिस्ट। देखो ये आखिर होता है बेसिकली KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड के दरमियान में जब टाइट्रेशन होती है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट आती है मैग्नीज सल्फेट। अब ये कहलाता है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट से मुराद क्या होती है? ये एक तो हम कहते हैं कि हमने किसी मेटल को पॉजिटिव कैटलिस्ट या प्रोमोटर के तौर पे यूज़ किया, ठीक है। इसी तरह इनिवेटर या नेगेटिव कैटलिस्ट एक और बात होती है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को स्लो करते हैं, वो लेकिन खुद इन्वॉल्व नहीं होते रिएक्शन में। ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है? देखो इन 3 रिएक्टेंट के नतीजे में ये जो प्रोडक्ट बन रही है मैग्नीज सल्फेट, ये इस रिएक्शन के दरमियान में कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होती है। होता क्या है कहते हैं ना रिएक्शन में भाई शुरू में क्या होता है, रिएक्टेंट कम होता रहता है, प्रोडक्ट बढ़ती रहती है। शुरू में तो प्रोडक्ट तेज़ी से बढ़ती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम। लेकिन ऑटो कैटलिस्ट में उल्टा होता है। जैसे जैसे मैग्नीज सल्फेट की तादाद बढ़ेगी ये रिएक्शन को क्या करेगा? तेज़ करता रहेगा। तो शुरू में तो इतना तेज़ नहीं बढ़ेगा, जैसे जैसे मैग्नीज सल्फेट की तादाद बढ़ती रहेगी वैसे तेज़ हो जाएगा। भाई पॉजिटिव कैटलिस्ट तो बिल्कुल अलग है, और रिएक्शन में तो खुद पार्टिसिपेट थोड़ी करता है। ऑटो कैटलिस्ट वो होता है जो प्रोडक्ट में से एक होता है, और जैसे जैसे ऑटो कैटलिस्ट की तादाद बढ़ती रहेगी, कंसनट्रेशन बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होता जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे भी पूछते हैं ना कि भाई KMnO4 और ऑक्जेलिक एसिड की टाइट्रेशन जो होती है उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं? ऑटो कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट जिसके अंदर रिएक्शन शुरू में तो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हो, वक्त गुजरने के साथ तेज़ होती रहे, उसको भी क्या कहते हैं? ऑटो कैटलिस्ट। तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का था ऑटो कैटलिस्ट। और ऑटो कैटलिस्ट की बेस्ट मिसाल यही रिएक्शन है। और ऑटो कैटलिस्ट है क्या इसके अंदर? MnSO4 मैग्नीज। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब बहुत अहम टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आखिर ये फैक्टर्स होते क्या हैं? सबसे पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। जैसा इंसान की नेचर होती है, रिएक्टेंट की भी नेचर होती है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बहुत हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? उसका रीज़न भाई, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई तब चाहिए होती है जब थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, इंटरनल एनर्जी कम हो। समझे आप? आपके पास बस 1 रुपया इंटरनल एनर्जी है, और जो थ्रेशोल्ड आइसक्रीम है वो 1000 रुपये की है, तो आपको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए? 1000 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, 999। जितनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हाई होगी उतना रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा, पहले जमा करते करते टाइम लगेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत लो चाहिए, यानी कि आइसक्रीम है 100 रुपये की, 99 रुपीज़ है आपके पास, बस 1 रुपये कम है, तो फ़ौरन इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी? बड़ी लो होगी। जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होगी तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। अब देखो 2NO प्लस O2 से 2NO2 जो बनता है ये किसकी एग्जाम्पल है? फास्ट रिएक्शन की। और 2CO प्लस O2 से 2CO2 बनता है, ये किसकी एग्जाम्पल है? स्लो रिएक्शन की। ठीक है, जब भी रिएक्शन स्लो होगा समझ लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत हाई है। रिएक्शन बहुत अगर फास्ट है तो समझो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत लो है। तो बच्चों ये सारी बातें, ये भी आ चुका है सवाल के ये इक्वेशन दे दी थी इन्होंने 2NO प्लस O2 2NO2, और कहा था कि रिएक्शन फास्ट होता है या स्लो होता है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए क्या होता है? फास्ट होता है। ओके प्यारे बच्चों, अब एक बड़ा अहम फैक्टर है कैटलिस्ट। आखिर ये कैटलिस्ट क्या होता है? रिएक्शन को चेंज करना, फास्ट को स्लो या स्लो को फास्ट। देखो यूजुअली जितने मेटल्स हैं दे आर पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिनको प्रोमोटर कहते हैं। अब आखिर ये करते क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत हाई है उसको क्या करते हैं? लो। और रिएक्शन जो बहुत स्लो होता है उसको क्या कर देते हैं? फास्ट। और इनहिबिटर क्या होता है? नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो बहुत लो होती है उसको क्या करता है? हाई करता है। और रिएक्शन जो बहुत फास्ट होता है उसको क्या करता है? स्लो करता है। ठीक है, रिएक्शन अगर बहुत फास्ट है तो उसको क्या कर देगा? स्लो कर देगा। कौन कर देगा? इनहिबिटर। और प्रोमोटर क्या कर देगा? स्लो रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ओके बच्चों, अब देखो एक तो फैक्टर है रेडिएशन।
H2Cl2 से 2HCl बनता है, लेकिन इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेज होनी ज़रूरी है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होंगी तो रिएक्शन भी नहीं होगा। CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस HCl बनता है, इसके लिए भी अल्ट्रावायलेट रेज होनी ज़रूरी है। तो डेयर इसका मतलब ये है कि ये दोनों रिएक्शन तभी हो सकते हैं जब अल्ट्रावायलेट रेज हो, रेडिएशंस हो। इन ऐसे रिएक्शंस को बच्चों हम कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन। क्या नाम देते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एक बात बड़ी है कि टॉपिक हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी सिंपल मुराद यानी भाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एक और एक दो, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, यहाँ भी एक और एक दो। लेकिन बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक अलग कहानी होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कंसंट्रेशन वेरिएबल होते हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? डिपेंड। तो क्या CH4 और Cl2 पे कर रहा है? तो मेरे भाई याद रखो, जब फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो ये मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होगी इसकी, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 होगा, क्योंकि भाई इनकी कंसंट्रेशन हम लाखों करोड़ों गुना बढ़ा दें, रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन तो सिर्फ कब होगा? जब अल्ट्रावायलेट रेज दी जाएंगी। इसलिए इसका ऑर्डर हम कहते हैं 0 ऑर्डर। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 0 ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात है, जैसे कि देखो PCl5 है, इससे बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, मॉलिक्यूलरिटी 1 है इसकी, एंड ऑफ कोर्स ऑर्डर भी 1 होगा क्योंकि फोटोकेमिकल तो नहीं है, इसलिए 0 तो नहीं हो सकता, तो इस मतलब इसका ऑर्डर भी 1 ही होगा। ठीक है जी, काइंडली नोट डाउन कर लें यहाँ तक। एक बात जहन में रखो कि हम स्लो रिएक्शन उनको कहते हैं जिनमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत हाई होती है। अब हम चाह रहे हैं कि इन स्लो रिएक्शन को फास्ट करना, तो हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव कैटालिस्ट, जिसको प्रोटोन कहते हैं। कैटालिस्ट का काम ही क्या होता है? रिएक्शंस को ऑल्टर करना। पॉजिटिव कैटालिस्ट हमेशा रिएक्शन को फास्ट कर देता है। अब आखिर फास्ट कैसे करेगा? तो भाई फास्ट ऐसे करेगा कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत हाई है इसको बहुत लो कर देगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जब लो हो जाएगी तो रिएक्शन भी स्लो से क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रिएक्शन पहले से ही बहुत फास्ट है, जैसे कि 2NO प्लस O2 2NO2 बहुत फास्ट है, आखिर ये फास्ट होता क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत लो होती है। तो मैं इस रिएक्शन को फास्ट से स्लो करना चाह रहा हूँ ताकि अच्छी तरह ऑब्जर्व करूँ, तो मैं यूज़ करूँगा नेगेटिव कैटालिस्ट, जो कि इनहिबिटर कहलाता है। ये अब आखिर करेगा क्या? ये करेगा कि इस रिएक्शन को फास्ट से स्लो कर देगा, फास्ट से स्लो कर देगा। कैसे स्लो करेगा? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू लो से हाई करके। एक बड़ा अहम फैक्टर होता है रेट ऑफ रिएक्शन में सरफेस ऑफ एरिया। अब देखो बड़ा ही मशहूर ज़माना रिएक्शन है कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, मम्मानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब सरफेस एरिया से आखिर होता क्या है? देखो अगर ये सॉलिड पीस हम उठा के डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट को मैं छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करूँ और फिर इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ कराऊँ, चूँकि पीस में पाउडर फॉर्म में इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वजह है कि रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा और यही रिएक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। यानी बड़ी अहम बात, रेट ऑफ रिएक्शन एक और चीज़ पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर। कोई सब्सटेंस कम सरफेस एरिया के साथ स्लो रिएक्ट करेगा, जब सरफेस एरिया बढ़ा दोगे। अब देखो ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये समझो डस्टर नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट होता। मैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूंगा, रिएक्ट होगा। लेकिन इसी को अगर पाउडर फॉर्म में पूरे कमरे के फर्श पे फैला दूँ और फिर रिएक्शन कराऊँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, रिएक्शन बहुत फास्ट। एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें रिएक्टेंट में हीट मिलाएं तो प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखो इन रिएक्शन में होगा क्या? एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है। यानी हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। अब फर्ज करें मज़ीद मैं 10 बढ़ा देता हूँ, 10 + 10 यानी टेम्परेचर 20 डिग्री ओवरऑल बढ़ता है, तो रिएक्शन भी 2 × 2 यानी कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगा।
अब 20 + 10 यानी अगर हम 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 2 ज़ा 8 टाइम बढ़ जाएगा। मज़ीद 10 बढ़ा दें 30 + 10 40 तो 8 2 ज़ा 16 टाइम बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। किसकी बात हो रही है? एंडोथर्मिक। अब अगर एग्जाम में सवाल आता है कि जी हम टेम्परेचर 90 टाइम बढ़ा देते हैं, कितने टाइम? 90 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगा? तो सिंपल देखो, इसके लिए एक फार्मूला होता है 2 की पावर T/10। टी से मुराद कितने टाइम हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं? 90 टाइम बढ़ा रहे हैं। 90 को 10 से डिवाइड किया 9, 2 की पावर 9 जो कि होती है 512। 2 की पावर 10 तक एम कैट वालों को भी याद होना चाहिए, ई कैट वालों को 2 की पावर 12 तक। तो जनाब 90 डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ाने पे कितने टाइम रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है? 512 टाइम। देखो सीधी सादी बात है, ये हमारा फार्मूला होगा जब भी ऐसा सारा टी की जगह हम टेम्परेचर लिखेंगे। कितने टेम्परेचर की बात हो रही है? 90/10 9 हो गया 2 की पावर 9 यानी कि 512 टाइम्स। देखो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनती है तो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनती, हीट भी वर्क होती है। अब इसमें क्या होगा? हर 10 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री माइनस किया रेट ऑफ रिएक्शन डबल, मजीद 10 माइनस किया 20 तो 2 2 ज़ा 4 टाइम बढ़ गया, मजीद 10 डिग्री कम किया तो 8 टाइम बढ़ गया, मजीद 10 डिग्री कम किया तो मजीद 8 2 ज़ा 16 टाइम बढ़ गया। यानी जितना टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज हो रहा है। ये बात किसकी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से बनता है ग्लूकोज। अब एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट होता है मॉलिक्यूलरिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसको समझाने के लिए। मॉलिक्यूलरिटी मैंने काउंट की 1 + 1 2 हो गई भाई, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना आसान मालूम तरीके से नहीं होता। कहते हैं कि जी एक डाटा दिया होता है, उस डाटा को देख कर के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये आखिर क्या डाटा है जी, आइए देखते हैं। जैसे कि सुक्रोज का 1 मोल, वाटर का 1 मोल, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था जी वो था 5। ठीक है जी, एक डाटा दिया हुआ है जिसमें ये सुक्रोज का भी 1 मोल मिला है, वाटर का भी 1 मोल, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 5 था। अब पूरा डाटा उन्होंने दिया हुआ होगा, हमें नहीं बनाना, ठीक है? कुछ इस तरह का डाटा है। और से देखें, सुक्रोज के 1 की जगह मैंने 2 मोल कर दिए तो कंसंट्रेशन डबल हो गई। क्यों भाई? 5 का डबल 10 होता है, 5 2 ज़ा 10। और अगर मैंने सुक्रोज की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दी तो 5 3 ज़ा 15। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? सुक्रोज पे कर रहा है। अब वाटर पे कर रहे हैं नहीं, इसके लिए हम ज़रा बाकी डाटा चेक करते हैं। ठीक है, ये हमें डाटा दिया हुआ होगा एग्जाम में, सिर्फ इस डाटा को देख के ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो जी ज़रा ध्यान से देखो, हमने अब सुक्रोज की कंसंट्रेशन 1 ही रखी, वाटर की 2 कर दी, लेकिन ये क्या, रेट ऑफ रिएक्शन तो 5 ही है, जो इनिशियल में था वही है। फिर मैंने 3 टाइम्स की, अब भी रेट ऑफ रिएक्शन 5 ही रहा। चलो मैं बढ़ा देता हूँ इसको, 33 टाइम कर देता हूँ, अब भी 5 3 33। जितने टाइम्स मैं वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा रेट ऑफ रिएक्शन पे। इसका मतलब है ये रेट ऑफ रिएक्शन वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, खाली सुक्रोज की कंसंट्रेशन पे कर रहा है। यानी एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पे कर रहा है। माना इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 थी, लेकिन अब इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। ठीक है जी, ऑर्डर हो जाएगा 1। तो क्या इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे? नहीं जी, हम इसको कहेंगे सोडो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सोडो फर्स्ट ऑर्डर। अब ये नाम क्यों दिया? क्योंकि देखिए ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज़्यादा है। ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 हो, मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज़्यादा हो, उसको कहते हैं सोडो फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर वो होता है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों। बहुत अहम कॉन्सेप्ट होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का। रिएक्शन है CH4 + Cl2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बन रही है प्रोडक्ट। देखो जब भी H न्यू का निशान हो, ये रिएक्शन फोटोकेमिकल कहलाते हैं और ये जीरो ऑर्डर, आखिर इनको जीरो ऑर्डर क्यों कहते हैं? देखो मॉलिक्यूलरिटी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से दिख जाती है, और एक और एक दो, लेकिन ऑर्डर से मुराद ये होती है, ऑर्डर रिएक्शन से वो कंसंट्रेशन वेरिएबल जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ना CH4 पे डिपेंड कर रहा है ना Cl2 पे, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा।
ये डिपेंड कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे, तो ये कहलाएगा 0। अब जैसा कि ये इक्वेशन है सुक्रोज प्लस वाटर से ग्लूकोज बन रहा है, तो इसमें भी देखें कि ऑर्डर निकालना मुश्किल था। मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, मैं इक्वेशन देख के बता दूँगा। ऑर्डर इसका 0 नहीं हो सकता क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं है। फिर हम देखेंगे चार्ट दिया हुआ होगा, ये उन्होंने दिया हुआ होगा, उस चार्ट को देख के हमें पता चल जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या है। जैसे देखो सुक्रोज का 1 मोल, वाटर का 1 मोल, तो रेट ऑफ रिएक्शन 5 है। लेकिन जब सुक्रोज के मोल मैंने डबल कर दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, 5 2 10। सुक्रोज के 3 टाइम्स कर दिए तो ये 5 3 था 15 हो गया। सुक्रोज का हमने क्या किया जनाब, फिर 1 ही रखा, वाटर का डबल किया, लेकिन वाटर का डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने क्या किया, सुक्रोज का 1 ही रखा, वाटर का 3 टाइम, फिर 33 टाइम, 30 टाइम, बढ़ाते रहे। कितनी मैं वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा, सुक्रोज पे कर रहा है, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। तो ऐसे रिएक्शन को हम नाम देते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्यों दे रहे हैं, देखो याद रखो कि अगर मॉलिक्यूलरिटी भी 1 हो और ऑर्डर भी 1 हो तो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएंगे, लेकिन अगर ऑर्डर 1 हो और मॉलिक्यूलरिटी 1 से ज़्यादा हो तो सूडो। जो पेपर में प्रॉब्लम दिया हुआ था कि ये एक चार्ट दिया था ये वाला, और ऐसे एक्सप्रेशन दी थी कि एम की और एन की वैल्यू निकालो। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल को आखिर सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनिशियल कंडीशन। ए और बी का 1 1 मोल था और ये वैल्यू कितनी थी, 6 थी। कितनी थी, 6। अब ज़रा ध्यान से देखो, ए की कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूँ, बी की 1 है, तो ये 12 हो गई। मैं क्या करूँगा, 12 को डिवाइड किससे करूँगा, 6 से, तो 2 आ रहा है हमेशा इनिशियल से। अब देखो ए की कंसंट्रेशन 2 कर रहा हूँ और रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 हो रहा है। ओके जी, 18 को सर आप 6 से भी डिवाइड करके देख लें, 3। बड़ी दिलचस्प बात है कि बी की कंसंट्रेशन अगर हम नहीं बढ़ा रहे, 1 ही रख रहे हैं, और ए की कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं, तो डबल हो रहा है। और अगर ए की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 3 हो रहा है। इसका मतलब है ए में डबल पे डबल, ट्रिपल पे ट्रिपल, यानी कि ए की जो पावर एम है ये बराबर किसके, 1 के। याद रखो अगर कंसंट्रेशन डबल करने पे डबल ही बढ़ रहा है और 3 करने पे 3 भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 1 हो गया। अब ज़रा यहाँ देखें, ए की कंसंट्रेशन अगर मैं 1 रखता हूँ और बी की डबल करता हूँ, बी का स्क्वायर, तो कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। ये अब देखो 24 को 6 से डिवाइड करो, 4 4 जो कि होता है 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर टाइम 2 का स्क्वायर टाइम्स। और ज़रा यहाँ देख लो 54 को भी मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 यानी कि 3 का स्क्वायर। वेट अ मिनट, बी डबल करने पे डबल का स्क्वायर बढ़ रहा है और 3 करने पे 3 का स्क्वायर हो रहा है, यानी स्क्वायर के हिसाब से रिलेशन चल रही है। और स्क्वायर के हिसाब से रिलेशन चल रही है तो अब एन की वैल्यू 1 नहीं बल्कि 2 होगी। वेरी कॉन्सेप्ट को दोबारा समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है एम और एन के वैल्यू निकालने। ऐसा सवाल आता है। अब इस तरह के सवालों के लिए मेरी एक बेहतरीन ट्रिक याद रखो कि जो आप इनिशियल वैल्यू है, बिल्कुल जो शुरू वाली, वो देख लो कितनी है, 6 है जी। अब जब ए डबल हो रहा है, बी उतना ही रह रहा है, 12 डिवाइड बाई 6 2 आ रहा है, बी 1 ही रह रहा है, 8 राइज हो रहा है तो 18/6 3 आ रहा है, यानी ट्वाइस पे ट्वाइस, थराइस पे थराइस, इसका मतलब है सिंगल पावर की रिलेशन है। और जो ए है इसकी पावर 1 होगी, यानी एम की वैल्यू 1। लेकिन जब बी डबल हो रहा है तो देखो ये 6 से 24 हो रहा है, यानी 4 टाइम बढ़ रहा है। कैसे पता चला 4 टाइम, 24 को 6 से डिवाइड किया, 4 आ गया। 4 टाइम बढ़ने का मतलब है कि ट्वाइस पे 2 और 4 में क्या रिलेशन होती है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है। इसी तरह 6 से 54, 54 डिवाइड बाई 6 9, थ्राइस करने पे 3 का स्क्वायर टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब है स्क्वायर के हिसाब से रिलेशन है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एम की 1। ओवरऑल ऑर्डर 2 + 1। बड़ा अच्छा सवाल है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ के की करेक्टरिस्टिक क्या होगी। ऑप्शन ए है इट हैज़ फिक्स वैल्यू एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, तो के से मुराद है वेट गैस, इसकी वैल्यू फिक्स होती है पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। जी बिल्कुल सही है, इट हैज़ फिक्स वैल्यू एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, 100% करेक्ट। ऑप्शन बी था इट्स वैल्यू वेरीज विद टेम्परेचर, बिल्कुल जी टेम्परेचर से वेरीज होती है। ऑप्शन सी है इट्स वैल्यू एट अ टेम्परेचर रिमेन्स
अनचेंज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर और ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज चेंज। बिल्कुल जी, वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर टेम्परेचर सेम है, अगर आप कंसंट्रेशन किसी की बढ़ा भी देते हैं। देखो, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, तो इसका ऑफ कोर्स आंसर है ऑल ऑफ। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या बातें हो गई? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जिन फैक्टर पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, एंड मैकेनिज्म थ्रू विच रिएक्शन प्रोसीड, यानी जिस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता हो, ये चीज़ कहलाती है केमिकल काइनेटिक्स। अब मेरे भाई एक बात सुनो, कोई भी रिएक्शन हो, शुरू में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होता है। जैसे कि ए से बी बन रहा है, तो बी तो हो गई नहीं शुरू में सिर्फ क्या होगा? ए। आहिस्ता आहिस्ता ए की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, बी की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। ए की कंसंट्रेशन कम होगी, बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और एक वक्त आएगा कि ए की कंसंट्रेशन बिल्कुल ही नेगेटिव या बिल्कुल एंड पर हो जाएगी और बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। यानी ये ग्राफ होता है, क्योंकि पूछ भी लेते हैं कि कौन सा ग्राफ सही है, ए और ए से बी बन रहा है, तो देखो ए की कंसंट्रेशन नीचे होनी चाहिए, बी की ऊपर होनी चाहिए। एक्स एक्सेस पे टाइम होगा, वाई एक्सेस पे मोलर कंसंट्रेशन होगा। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम dx अपॉन dt से ज़ाहिर करते हैं, ये होता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय टाइम चेंज। तो बच्चों एक बात सुन लो और बड़ी है कि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर टीएम क्यूब और टाइम का होता है सेकंड, तो फाइनल यूनिट इसका हो जाएगा मोल पर टीएम क्यूब पर सेकंड। और यही बच्चों चीज़ हमारी कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे dx अपॉन dt से। तो ये रेट कांस्टेंट के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम कहते हैं कि जी एक रिएक्टेंट है ए, इससे हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हमारी एक रेट एक्सप्रेशन हो जाएगी dx अपॉन dt इक्वल टू k अपॉन के। रेट कांस्टेंट बेसिकली बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका यूनिट तो फिक्स है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, ठीक है जी, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब देखो नीचे आएगी इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे कि इस वाले केस में ए इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ए कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, तो ऑफकोर्स यहाँ दिख रहा है मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा और के का यूनिट सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर था, फर्स्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि एक ही रिएक्टेंट था हमारा है। अब यहाँ देखें दो रिएक्टेंट है ए और बी, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा क्लियर कर लें, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ए और बी दो हमारे, तो के फिर वही बात है अपनी जगह पे रहा, dx अपॉन dt डिवाइड हो जाएगा ए और बी की कंसंट्रेशन से। याद रहे मैंने शुरू में ही कहा था कि dx अपॉन dt को इनिशियल कंसंट्रेशन से डिवाइड करते हैं। अब इनिशियल कंसंट्रेशन में दो रिएक्टेंट है ए और बी, तो देखो इसका यूनिट तो वही रहेगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। अब ए का यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, बी का यूनिट में मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। एक मोल पर डीएम क्यूब, एक मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो गया। ऊपर देखें सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स पर डीएम क्यूब। ये के का यूनिट कब आ रहा है? जब सेकेंड ऑर्डर है, और ये के का यूनिट कब आ रहा है? जब, देखें बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ग्रेजुअली डैश वेयर एज दैट ऑफ प्रोडक्ट डैश। अब होता क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसकी डेफिनेशन ही क्या है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम चेंज। रिएक्टेंट ही रिएक्टेंट होता है ना, प्रोडक्ट तो शुरू में 0 है, अब रिएक्टेंट 1 है, ठीक है। प्रोडक्ट x बनेगी तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में कितने की कमी हुई होगी? x की।
तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट हमेशा क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं और प्रोडक्ट इंक्रीज़ होती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिएक्टेंट ग्रेजुअली डिक्रीज वेयर दैट ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम में एमसीक्यूज आई थी, केमिकल काइनेटिक इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल जी, यही तो इसकी डेफिनेशन होती है। दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी केमिकल काइनेटिक्स ही की डेफिनेशन है। तीसरा मैकेनिज्म थ्रू व्हिच रिएक्शन प्रोसीड, ये भी केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन है। चौथा ऑप्टिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम प्रोडक्ट या यील्ड, ये भी केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन है। और इसका जवाब था ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी, ऑल ऑफ द। तो बच्चों इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंटरनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के अंदर पहले से रिएक्टेंट, फर्ज करो ये एनर्जी है 10 के करीब, ठीक है, लेकिन रिएक्शन के लिए 10 नहीं बल्कि कितनी एनर्जी चाहिए, 50 चाहिए। कितनी चाहिए, 50 चाहिए। तो कितने की कमी है भाई, 50 - 10 यानी कि 40, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी आता है कि जी थ्रेशोल्ड एनर्जी 50, 10, 40। तो जो 40 एनर्जी चाहिए होगी ये कहलाएगी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी देखो रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो पहले से इंटरनल एनर्जी, और जो थ्रेशोल्ड और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है ये कहलाता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखो ना आपके पास 10 रुपये हैं जेब में, आइसक्रीम 50 रुपये की है, तो अम्मी के पास जाके कितने रुपए लेने हैं आपने, 40 रुपये, एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि आप आइसक्रीम खरीद लो। ये बड़ी अच्छी एमसीक्यूज। रेडिएशन और लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, व्हेन फोटॉन्स स्ट्राइक द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल they provide the necessary dash energy to the reactant molecule to react। तो ऑप्शन है प्रोमोशन, कैटालाइटिक रिएक्शन, तो करेक्ट आंसर है एक्टिवेशन। यार देखो ना रिएक्शन और रेडिएशन और लाइट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फोटोन, व्हेन फोटोन स्ट्राइक द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे प्रोवाइड द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिएक्ट। ये वो रिएक्शंस होते हैं यानी जिन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। और यहाँ फोटोन ही दर हकीकत क्या बढ़ा देता है, एक्टिवेशन। ये बड़ी अच्छी एमसीक्यूज। रेडिएशन और लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, व्हेन फोटॉन्स स्ट्राइक द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे प्रोवाइड द नेसेसरी डैश एनर्जी टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिएक्ट। तो ऑप्शन है प्रोमोशन, कैटालाइटिक रिएक्शन, तो करेक्ट आंसर है एक्टिवेशन। यार देखो ना रिएक्शन और रेडिएशन और लाइट क्या होता है, consists of photon, when photon strike the reactant molecule they provide the necessary activation energy to the reactant molecule to react। ये वो रिएक्शंस होते हैं यानी जिन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। और यहाँ फोटोन ही दर हकीकत क्या बढ़ा देता है, एक्टिवेशन। देखो बच्चों इस पे एमसीक्यूज हर साल पेपर में आ रहा है, जैसे कि आपसे कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रिएक्शन में हीट मिलाएं तो प्रोडक्ट बनती है। एक साल एग्जाम में सवाल आया था कि 10 डिग्री बढ़ाने पे टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन किस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ेगा। तो याद रखो 10 डिग्री पे डबल बढ़ता है, और 20 डिग्री बढ़ाने पे कितना बढ़ेगा, 4 टाइम्स, 30 डिग्री पे 8 टाइम्स, यानी हर 10 डिग्री पे रिएक्शन क्या होता रहेगा, डबल होता रहेगा।